नमस्कार दोस्तों, मैं चंदना पॉल। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी लेकर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कोयले के बारे में बताया था, कोयला किस प्रकार से बनता है तथा कोयले का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को कोयला किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट के लिए तथा पूरे विश्व के लिए हानिकारक है इसके बारे में जानकारी दूंगी। माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ दिनों से आप लोगों के लिए नई जानकारियाँ नहीं लेकर आ पा रही थी, क्योंकि मैं उस समय आउट ऑफ दिल्ली थी, कलकत्ता गई थी और वहाँ से मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग के रूप में कुछ चीज़ें शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो चीज़ें पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लाइमेट चेंज तथा ग्लोबल वार्मिंग पर सरकार ने तो पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। सरकार के साथ साथ मीडिया कवरेज वालों ने तथा हमने और आपने भी अपनी आंखें बंद कर ली है। क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? डेफिनेटली वनों का कटाव तथा एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है। हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ हानिकारक जो हीट ट्रैपिंग गैसेस होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न या कहे तो इसमें सबसे बड़ा योगदान कोल माइनिंग तथा कोल पावर्ड पावर स्टेशन द्वारा दिया जाता है। पूरे विश्व में कोल से 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। 39% कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के पावर स्टेशन द्वारा उत्सर्जन किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम इसी तरीके से कोल पर डिपेंड रहे या सस्ता होने के कारण या इसका अभी तक कोई सस्ता विकल्प ना मिलने के कारण हम आज भी कोल पर डिपेंड है और अगर इसी तरीके से डिपेंड रहे तो इसका क्षतिपूर्ति हमारे आने वाली पीढ़ी को भी करना पड़ेगा। हम कोयले के निष्कर्षण से लेकर अंतिम उपयोग तक इसके जीवन चक्र के बारे में जानते हैं। हम ऊर्जा स्रोत के रूप में केवल इसी सामग्री पर या कोल पर यदि भरोसा करते रहे तो शायद आने वाली पीढ़ियां बहुत सी चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे। कोल माइनिंग एक्टिविटी कई मायनों से एक डर्टी बिजनेस है। चाहे हम स्ट्रिप माइनिंग करें या अंडरग्राउंड माइनिंग करें, ये दोनों ही माइनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कोल पावर्ड पावर प्लांट तथा माइनिंग एक्टिविटी के कारण हीट ट्रैपिंग गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है कि क्लाइमेट चेंजेस होने लगे हैं। एक रिसर्च के अनुसार तो चीन के पास 1110 ऑपरेशन प्लांट्स है जो विश्व का सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इंडिया सेकंड नंबर पे है जिसके पास 284 पावर प्लांट है एंड अमेरिका थर्ड नंबर पर है जिसके पास 240 पावर प्लांट है। 1988 में नासा के एक साइंटिस्ट जेम्स हैंसी रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था कि धीरे धीरे पूरे क्लाइमेट पे मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे एनवायरनमेंट में काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को नकारते हुए आज भी कोल पावर्ड स्टेशन बहुत अधिक मात्रा में विकसित होते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन कोल, गैसोलाइन, ऑयल जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स के जलने के कारण या उनके अधूरे जलने के कारण होता है। कोल किसी भी अन्य फॉसिल फ्यूल्स से सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका कोयले से 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, फिर भी वे 80% कार्बन उत्सर्जन करने का जिम्मेदार है।
ये टॉक्सिन्स एयरबॉर्न इमिशंस जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा लीड यानी शीशा जैसे हैवी मेटल्स होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इससे कई घातक बीमारियां होती है। यदि हम ये कहें कि पॉल्यूशन केवल कोल से चलने वाले पावर प्लांट से ही होता है तो शायद हम गलत होंगे। कोल माइनिंग भी जिम्मेदार है। कोल माइनिंग दो तरीके से किया जाता है, अंडरग्राउंड माइनिंग एंड स्ट्रिप माइनिंग। माइनिंग करने के लिए ऊपर से मिट्टी की सतह को हटाया जाता है। जब भी स्ट्रिप माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर जो मानव जीवन होता है उनको वहाँ से मूव करके कहीं और भेजा जाता है। स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए धीरे धीरे उसे जो है एक्सपेंड किया जाता है और वहाँ पर जो लोग होते हैं वे पानी की तलाश में या स्वच्छ वायु की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर फोर्सफुली जाना ही पड़ता है। कोल प्लांट में वाटर कंजप्शन की बात करें तो उसमें वाटर का कंजम्पशन बहुत भारी मात्रा में होता है, जिस कारण उसके दूसरे रिसोर्सेज पर भारी मात्रा में बर्डन पड़ता है। According to the Department of Defense National Energy Technology Laboratory, 520 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हर घंटे 12 मिलियन गैलन्स वाटर का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वाटर बॉडीज़ पर कितनी भारी मात्रा में बर्डन पड़ता है। जब मैं पश्चिम बंगाल गई थी, वहाँ पर कोल पावर प्लांट लगे हुए हैं, जिस कारण क्लाइमेट चेंज तो हुआ ही है। बरसात में बरसात नहीं होती है तथा जहाँ पानी की आवश्यकता होती है वहाँ पर पानी नहीं मिल पाता। आपको तो पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में धान की खेती कितनी होता है, पाट का खेती होता है या जूट का खेती होता है। जूट के लिए या फिर धान के लिए कितना पानी चाहिए होता है, लेकिन उस मात्रा में, जिस मात्रा में पानी चाहिए उस मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण क्लाइमेट चेंजेस है। अगर हम थर्मल पोल्यूशन की बात करें, कोल प्लांट में जब पानी यूज़ किया जाता है, उस पानी को यूज़ करने के बाद वाटर सोर्सेज पे छोड़ा जाता है, तो जो वाटर बॉडीज़ में जो पानी होता है उसके टेम्परेचर से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। उससे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है और मैरीन लाइफ इफेक्ट होता है। वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो उसकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। जो लोग कोल पावर प्लांट्स या कोल माइनिंग वाले एरिया में रहते हैं, आप कभी छत्तीसगढ़ जाकर देखिए, वहाँ पर वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उन्हें पीने का पानी भी सही नहीं मिल पाता। एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग कोल माइनिंग के आसपास के एरिया में रहते हैं, उन्हें ऐसा पानी पीना पड़ता है जिसे हम कभी हाथ पैर भी नहीं धोना चाहेंगे। वो पानी उन्हें फोर्सफुली पीना पड़ता है। भारत में कोल माइनिंग की स्थिति बहुत ही पैथेटिक है। माइनिंग एक्टिविटी के कारण जो वहाँ के लोकल निवासी है या लोकल रेजिडेंट्स है, उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केवल पीने के पानी की ही समस्या ही नहीं, वे सांस तक नहीं ले पाते हैं। वे केवल रोजगार के कारण ही वहाँ पर रहते हैं। एक रोजगार की समस्या को छोड़कर उन्हें बाकी सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक समय था जब धनबाद फला फूला था, हरी भरी थी, और आज वो जलता हुआ अंगार है। आज स्थिति यहाँ है कि उस इलाके में रेलवे लाइन बंद कर दिया गया है। रेलवे लाइन सरकार ने इसलिए बंद किया कि पैसेंजर ट्रेन अगर वहाँ से गुजरी तो कभी भी ज़मीन धंस सकती है। भारत के उन इलाकों में जहाँ पर कोल माइनिंग किया जाता है, वहाँ के लोकल निवासी समय समय पर अपने आंदोलन चलाते रहते हैं और इस आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ता है।
2015 में छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में रह रहे 20,000 ग्रामीण, जो कि कोल माइनिंग एक्टिविटी से होने वाले नुकसान से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। अक्टूबर 2020 में इसी तरह का आंदोलन वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में भी देखा गया। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के बारामासिया गांव के निवासी हासदा, जो अपने घर में बहुत अच्छे से रह रही थी, परंतु एक दिन उन्हें पता चलता है कि जहाँ वह रह रही है या खेती कर रही है, उसके नीचे पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा कोल खदान हो सकता है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के अनुसार हरिन सिंह गंज ब्लॉक में 2102 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भंडार है। उनका कहना है कि 12,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 1 लाख जॉब्स युवाओं को मिल सकता है, परंतु वहाँ के निवासी इसके अंजाम से बहुत अच्छे से अवेयर थे। स्टोन माइनिंग के कारण तथा क्रशेस के कारण इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि लोगों में ऑलरेडी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। वे इस समस्या से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ है, इसलिए वे किसी प्रकार से सरकार के साथ समझौता नहीं करना चाहते। 40 इयर्स ओल्ड सोशल वर्कर जो कि उसी गांव में रहते हैं, उनका कहना है कि यदि यहाँ पर कोल माइनिंग स्टार्ट किया गया तो 70,000 परिवारों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उन्हें वहाँ से मूव करवाया जाएगा। मान लेते हैं सरकार उनके लिए रहने की व्यवस्था कर भी दे, तो क्या बाकी जो नुकसान है लाइवलीहुड, उन्हें साफ हवा, साफ पानी, क्या ये सब सरकार उन्हें दे पाएगी? नहीं, उन्हें सरकार ये नहीं दे पाएगी। केवल वही स्थिति आ जाएगी जो आज झरिया इलाके में है, जो आज धनबाद में लोग सह रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी सह रहे हैं, वही हालात पश्चिम बंगाल के हरिनगंज ब्लॉक में होने वाला है। इसीलिए वहाँ के लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार का समझौता सरकार के साथ नहीं करना चाहते। 2022 में इसी तरीके का विरोध छत्तीसगढ़ सरकार का सामना करना पड़ा था। इस विरोध के बाद उन्हें हसदेव आरंग के जंगलों में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित 3 प्रस्तावित कोयला खदान परियोजना पर रोक लगानी पड़ी। इस परियोजना पर रोक लगाने के लिए वहां के लोगों ने पुरजोर विरोध किया। हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक और विरोध का सामना अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को करना पड़ा। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड पिछले 10 सालों से सरगुजा जिले में कोल माइनिंग किया जा रहा है। यहाँ 30 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट है। आप समझ सकते हैं कि 10 वर्षों से काम चल रहा है, अगले 20 वर्षों तक काम चलना है और पर ईयर 15 मिलियन टन कोल निकालना है। तो इससे कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड स्पॉइल होता है, फॉरेस्ट तथा वाइल्ड लाइफ स्पॉइल होता है, और इसका ह्यूमन हेल्थ पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इन सबको देखते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है। पिछले 1 साल से हरिहर जिले के गोंडा जनजाति के लोग हरिहरपुर के एंट्री गेट पर स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं। वे इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस माइनिंग से हसदेव के 8 लाख साल वन नष्ट हो जाएंगे, वाटर रिसोर्सेज इफेक्ट होंगे,
जिस समय माइनिंग स्टार्ट हुआ था उस समय इसका पुरजोर विरोध हुआ था। एनजीटी ने तो इस पर रोक लगा दी थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो वहाँ से उन्हें दोबारा से संचालन का आदेश दे दिया गया। छत्तीसगढ़ इलाके में तो पहले केवल आदिवासी ही प्रोटेस्ट करते थे। जैसे जैसे सोशल मीडिया इन सब चीज़ों में ध्यान देते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके विरोधी भी बढ़ते जा रहे हैं। फ्लैश मॉब, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया, सोशल वर्कर्स इस तरीके के मुद्दों को उठाते हैं, उठाकर जो है इन्हें लोगों के सामने लेकर जाते हैं। कोयला खनन के कारण हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ हरी भरी धरती बंजर बनते जा रहे हैं, कहीं तो आग के गोले बनते जा रहे हैं और कहीं लोगों को सांस लेने में भी परेशानी आ रही है, तो कहीं सूखा पड़ता जा रहा है। कोयले के खनन के कारण वनों का कटाव होता है, जिससे वहाँ की मिट्टी भी ढीली हो जाती है। इन मिट्टियों में कोयले से उत्सर्जित कार्बन तथा अन्य केमिकल धीरे धीरे मिट्टी के साथ बहकर नदियों में जाता है और जिससे उसमें रहने वाले मैरीन लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं और कहीं न कहीं उनका जीवन भी खतरे में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी बढ़ती हुई ज़रूरतों के कारण हमारा ही जीवन संकट में आने लगा है। हमारे साथ साथ वन्य जीवन भी संकट में आ रहा है। क्या हमें रोकना चाहिए? क्या हमें दूसरे और सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए? कोयला जो एकमात्र सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस कारण पूरा विश्व अभी भी उस पर डिपेंड है। परंतु कहीं कहीं पर जो है आज सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर भी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। क्या हमें भी अपनी डिपेंडेंसी को कोयले से मूव कर सोलर एनर्जी तथा विंड एनर्जी के तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए? क्या सोचते हैं दोस्तों आप? बताइएगा मुझे। धन्यवाद।